आज है वही जिंदगी है जो कल आप करोगे। वो उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद रखते हो आप कल हम कर लेंगे, वो कोई कल नहीं आता है। तो इसलिए डे बाई डे स्ट्रेटजी बनाते हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए दिन शुरू होता है 2 बजे, दिन खत्म होता है 2 बजे। तो मैं 2 बजे तक लगा रहता हूँ उस गोल को अचीव करने में। नहीं अचीव होता है तो मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उससे ज्यादा अचीव करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी से कहता हूँ कि आप भी अपने डेली गोल्स को नोट करिए सुबह, और उसको उस गोल को पाने की कोशिश करिए। और नेक्स्ट डे अगर आप वो गोल को पा लेंगे ना पिछले दिन वाले, आप खुद ही गोल को अपने बढ़ाएंगे, अपनी रीच को बढ़ाएंगे, टॉप में पहुंचने का सोचेंगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। हेलो, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल इन प्रयास लाइन। हम लोग बहुत दिनों से लेक्चर लेके नहीं आ पा रहे थे, 4 से 5 दिनों से, लेकिन अब जो स्पीड हम लोग पकड़ेंगे 15 जून तक, वो स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसको कैप्चर करना, दिन में कम से कम 2 वीडियो 3 वीडियो, किसी दिन ऐसा होगा तो 1 वीडियो आएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी होगी कमेंट्स बॉक्स में कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के आपको नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए। देखिए रिटर्न रखे हैं हमारे पास, हम लोग के डिज़ाइन हो चुके हैं। अब आपको चाहिए कब, आप कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दे देंगे, या हम लोग का प्लान है कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देंगे। इसको हम लोग उतना बड़ा लेक्चर चैप्टर नहीं बनाएंगे जैसे कि मोशन को बनाया 7 लेक्चर्स का। इसको हम लोग 3-4 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे, और लेक्चर थोड़े अप्रॉक्स 30 मिनट का होगा। जो पिछले लेक्चर्स थे वो 20 मिनट्स, 22 मिनट्स, 25 मिनट्स। तो आज से देखिए, इसकी देखिए फोर्स की पहले डेफिनेशन जान लीजिए जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ओके, अब देखिए स्कूल में आप ये डेफिनेशन लिखते हो कभी कभी। देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एंड उसके साथ आपकी ऐसा यूनिट बोल देता है, 2 नंबर में पूछता है। क्या आप सोचिए कोई टीचर होंगे, क्या आप 1 मार्क्स इस डेफिनेशन में देंगे? नहीं देंगे। तो खुद सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, जब आप नहीं देंगे तो वो टीचर क्यों देगा? तो एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक्सटर्नल इफेक्ट like push or pull that changes or tends to change the, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको राइटिंग में कहीं दिक्कत हो तो सुनिएगा। टेंड्स टू चेंज द स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब इतना लिख दिया मैंने, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये एनसीईआरटी डेफिनेशन है, जो आपको मेरे हिसाब से एग्जाम में जो एक डेफिनेशन आपको फॉलो करनी है, वो डेफिनेशन ये है, अ एक्सटर्नल इफेक्ट लाइक पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, डायरेक्शन, डायमेंशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इतना है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन पावर। एन से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है, जान लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी डाइन, DYNE। अब देखिए याद करना है, ये यहाँ पे याद करना है, ये यहाँ पे याद करना है। ये नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, ये चीजें कुछ चीजें इस पे याद करनी है। इतना आपको याद करते हुए चलना ही है।
देखिए देखिए, फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते। अब मैं लगा रहा हूँ फोर्स, फोर्स मैंने लगाई पर आप देख नहीं पा रहे हो। फोर्स को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी में लिखा है इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं जानिए एक एक करके। पहला होता है मूव द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है तो फोर्स अगर आप लगाते हो, अभी एग्जांपल देखिए, फोर्स जब लगाते हो वो ऑब्जेक्ट मूविंग हो जाता है, मैंने मूव लिख दिया है। सेकेंड क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देता है। थर्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, डायरेक्शन हो गई। फोर्थ क्या होता है, शेप एंड साइज। एक और होता है स्पीड। ये पांचों आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए अब एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही शानदार एग्जांपल। तो देखिए ये आप मेरे हाथों में एक बॉल देख रहे होंगे। अब देखिए मूव का, ये बॉल मेरे हाथों पे इस वक्त रेस्ट पे है, इस वक्त मेरी हाथ पे ये बॉल रेस्ट पे है। अगर मैं इसमें कुछ फोर्स लगाता हूँ नीचे से, अपने हाथ को ऐसे करता हूँ तो ये बॉल आ रही है कि नहीं, और बॉल मूव करने जा रही है कि नहीं। देखिए बॉल मूव कर रही है ना, इस वक्त तो रेस्ट पे है ना ये बॉल, इस वक्त तो रेस्ट पे है। अगर मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव करेगी नहीं। इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टॉप की बात करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे टाइट हाथ करता हूँ, ढीला कर दूंगा बॉल चली जाएगी, मुझे उठाने जाना पड़ेगा। अगर मैं ढीला कर दूंगा तो चली जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, देखिएगा देखिए कि मैं कैच कर रहा हूँ, बॉल को मैं रोक ले रहा हूँ, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ उतनी, लेकिन यहाँ की फोर्स ज्यादा है इसलिए बॉल रुक जा रही है। समझिए आप, स्टॉप कर दो। अब डायरेक्शन तो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैट नहीं ला पाया, एक बॉलर ले आता, अब मैं बॉलर बॉलिंग कर रहा है, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, ये मैं जानता हूँ, मैं कहीं भी शॉट मार सकता हूँ, यहाँ भी मार सकता हूँ, यहाँ भी मार सकता हूँ, जहाँ कैमरा रखा है वहाँ भी मार सकता हूँ, कहीं भी मार सकता हूँ। अब बात आती है शेप एंड साइज की। अब देखिए ये बॉल इसलिए मैं ऐसे लाया हूँ, मैं इसका शेप भी चेंज करता हूँ, साइज भी चेंज कर सकता हूँ। मैं दबा देता हूँ इस बॉल को, क्या इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ? क्या शेप एंड साइज इस बॉल का चेंज नहीं हुआ? स्पीड की बात करता हूँ, क्या मैं बॉलर जो होता है वो अपने हाथों से रख के वो जो बॉलिंग करता है तो बॉल की स्पीड तय करती है कि नहीं? बॉल की स्पीड बढ़ती है घटती है, होता है कि नहीं? क्योंकि वो फोर्स लगाता है, कुछ ना कुछ फोर्स को वो लगाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या देखते हैं? टाइप्स क्या होते हैं? देखिए फोर्स के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, को पहले लेते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अब ये बैलेंस फोर्स होती क्या है? देखिए इसको समझाता हूँ मैं, एग्जांपल करके आपको समझाने जाऊँ। आपने टग ऑफ वॉर का गेम खेला होगा, आपने टग ऑफ वॉर, एक मैं मान लीजिए टग ऑफ वॉर के गेम में सब जाते हैं, एक बॉक्स है ये इसमें आपको पकड़ने वाले दिए गए हैं, ये क्या है? एक बॉक्स है। अब समझे कैसे? देखिए मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग हैं कि नहीं? कुछ लोग हैं, दो यहाँ पर हैं, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ इस बक्से को खींचने के लिए। अब सुनिएगा, देखिए मान लीजिए एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स की? न्यूटन बताइए। अब मानिए कि ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन, क्या ये बॉक्स पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट cannot be changed. Position of object cannot be changed. Okay? अब इसके डिफिनीशन पे आ जाते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो डिफिनीशन लिखेंगे आप, if the resultant of all forces act on a body is 0, अगर वो 0 है, देखिए 10 और 10 माइनस करेंगे तो
दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे कि नहीं? अगर जीरो है देन इट इज कैसी फोर्स हो जाएगी? बैलेंस फोर्स हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा इतना? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको लिख के। देखिए, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए आप में यहां से ज्यादा लोग होते, अगर यहां पर 20 न्यूटन का लग रहा होता, यहां पर 10 न्यूटन का लगता, आप बड़े में से छोटे को माइनस करके, तो देखिए अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो मानिए कि हमारा जो फोर्स है बैलेंस है। मैंने लिखा इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, दोनों फोर्स, सारी फोर्सेस का रिजल्ट अगर जीरो आता है देन इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस देखिए, जब इक्वल रख रहा है तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा ना, पोजीशन फिक्स रहेगी। अब देखिए सेकंड चीज देखिए, अब सेकंड फोर्स कौन सी होती है? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। अब इसमें एक पॉइंट देखिए, जब मैंने बोला, इसी में समझ लेंगे, यहां पर दो लोग, यहां पर दो लोग, एक एग्जांपल और लेंगे, यहां पर दो लोग, ये लगाते हैं 20 न्यूटन, ये लगाते हैं 5 न्यूटन की। अब बड़े में से छोटे को माइनस करिए, 15 न्यूटन बच रहा है, ये बॉक्स किसकी तरफ जाएगा? इनकी तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें जो बॉक्स की पोजीशन है वो चेंज होगी, जो बॉक्स की पोजीशन है वो चेंज होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज्ड, जो बॉक्स की पोजीशन है वो चेंज्ड होगी। अब इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। डिफिनेशन में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर नॉट लगा देना है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, कुछ नहीं है। if the resultant of all forces act on a body is not zero, अगर वो जीरो नहीं है तो कैसी फोर्स है? then it is unbalanced force। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का। और मान लीजिए यहां पर आप साइकिल चला रहे हैं किसी भी पाथ पर, ठीक है, फोर्स वहां पे भी लग रही है, कौन सी? ग्रेविटी लग रही है, नीचे आपको रख रही है। ग्रेविटी ना होती तो आप अगर बॉल फेंकता तो मैं नीचे ही ना आती, होता कि ना? वहां पर आपकी एक और फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है? वहां पर आपकी फोर्स लग रही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है आपका स्लेट में पढ़ गया है, द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। रोड में कुछ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप गिरते नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। बात ध्यान लीजिएगा, ये क्लास 8 की बातें हैं, बार बार समझाने की बातें नहीं, आप सब समझते हुए आएंगे, आगे भी मिलेंगी आपको। क्लास 11 में सेपरेट हो रहा है फ्रिक्शन का पार्ट, बहुत चीजें हैं समझने के लिए, तो पुरानी चीजों को भी याद करिए। फ्रिक्शन फिर से बताता हूं, फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इतना सब हो गया, वहां पर जब फोर्स लग रही है तो आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कम लग रही है, इसलिए आपकी साइकिल चल पा रही है। अब क्योंकि देखिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि वहां पर पोजीशन चेंज हो रही है आपकी साइकिल की। यहां अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं ना लगे, आप दूसरी फोर्स लगाओ तो आपकी पोजीशन फिक्स रहेगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे। अब इसके आगे देखते हैं, तो अब समझते हैं न्यूटन बाबा लॉस ऑफ मोशन। बचपन से ही नाम सुनते आए होंगे 6-7 से कि न्यूटन बाबा हैं कौन, करा क्या है, तो आज जान लीजिए इन्होंने 3 लॉस बनाए थे। उन लॉस को डिस्कस करने में उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बोलनी थी कि एक कमेंट आया था वीडियो में, किसी वीडियो में आया था, मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त, उसमें लिखा था व्हाई आर यू डिलीटिंग अ कमेंट। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए मैं आपसे बोलता हूँ जो भी चीज़ आपको सही ना लगे, मैं पढ़ा जहाँ सही ना रहा हूँ वो आप कमेंट करिए, वो एक अलग बात है। अगर आप नॉन एसेंशियल कमेंट्स करते हैं
उसको मैं डिलीट करता हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने चैनल को अच्छा ही शो कर रहा हूँ। आप मेरे कंटेंट पे सवाल उठा सकते हो, आप मेरे कंटेंट पे सवाल उठा सकते हो, आप मेरे समझाने पे सवाल उठा सकते हो, तो समझ में नहीं आया उसमें सवाल उठा सकते हो। और नॉन सेक्शनल कमेंट्स करके आप बोलते हो वाई आर डिलीटिंग अ कमेंट, दैट्स नॉट राइट। तो वो आपको देखना है। जो कमेंट देखिए, मैं ऐसा नहीं मैं अपने चैनल को सही दिखा रहा हूँ, आप मेरे पढ़ाने पे सवाल उठाइए, आप मेरी चीज़ों पे सवाल उठाइए, लेकिन नॉन सेक्शनल कमेंट्स मत करिए। इससे मेरा नुकसान नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है नॉन सेक्शनल कमेंट्स करने में। तो आप क्यों करते हो ये मुझे नहीं पता। अब देखो, एक बात बोलूं तो स्ट्रैटेजी हर एक बंदा बनाता है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको बनानी भी नहीं पड़ती आपको, अब तो आपके लिए यूट्यूब में बैठा है हर एक बंदा, 20-25 बंदे मिल जाएंगे आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के रेडी रखे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी किसी से लेना सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद की स्ट्रैटेजी होती है, समझे। वो स्ट्रैटेजी बताते हैं आपको, डे बाय डे स्ट्रैटेजी नहीं बताते वो आपको 1 मंथ की स्ट्रैटेजी डायरेक्ट दे देंगे, कर लेना। एग्जीक्यूट करने की बात होती है, एग्जीक्यूट आप कितने अच्छे तरीके से करते हो। जितने भी बड़े आप आदमी को ले लो, चाहे वो कोई भी हो, नाम नहीं लूंगा, कितने भी बड़ी कंपनी के सीईओ ले लो, वो पता है कभी मंथ का टारगेट नहीं बनाता, कभी महीनों का टारगेट नहीं बनाता, वो रोज का टारगेट बनाता है, वो डे बाय डे टारगेट करता है अपने गोल को। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं, आप सुबह उठिए, कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, आप डे बाय डे टारगेट को अचीव करने का सोचिए। इससे पता है क्या फायदे हैं। मैं एक मंथ के टारगेट को फिक्स करने में बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है? देखिए, जैसे कि आप जब मंथ का टारगेट बनाते हैं ना, तो उसमें आपके पास देखिए आज नहीं कर पाए तो कल उससे अलग करेंगे और नहीं हो पाता वो देखिए, जो आज है वही जिंदगी है, जो कल आप करोगे वो उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद रखते हो आप कल हम कर लेंगे, वो कोई कल नहीं आता है। तो इसलिए आप डे बाय डे स्ट्रेटजी बनाते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए दिन शुरू होता है 2 बजे, दिन खत्म होता है 2 बजे, तो मैं 2 बजे तक लगा रहता हूं उस गोल को अचीव करने में। नहीं अचीव होता है तो मैं उसको नोट डाउन करता हूं, क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उससे ज्यादा अचीव करने की कोशिश करता हूं। आप सभी से कहता हूं कि आप भी अपने डेली गोल्स को नोट करिए सुबह, और उस गोल को पाने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट डे अगर आप वो गोल को पा लेंगे ना पिछले दिन वाले, आप खुद ही गोल को अपने बढ़ाएंगे, अपनी रीच को बढ़ाएंगे, टॉप में पहुंचने का सोचेंगे। क्योंकि आपको पता है मैंने इसके पिछले दिन इतना काम करा था, आज मैं ज्यादा कर सकता हूं अगर थोड़े ज्यादा एफर्ट्स देता हूं। अब मोटिवेशन की बात आ जाती है। मोटिवेशन देख लोगे 4 मिनट का, 5 मिनट का किसी भी चैनल से, कोई बुरा नहीं करने वाला। मोटिवेशन होना कहाँ चाहिए, जैसे ब्लड में आपके ऑक्सीजन होता है वैसे ही मोटिवेशन आपकी सांसों में होना चाहिए, मोटिवेशन आपके ब्लड में होना चाहिए। देखिए 4 मिनट का वीडियो आपको 1 दिन हेल्प कर सकता है, 2 दिन हेल्प कर सकता है, 3 दिन हेल्प कर सकता है, लेकिन जो इनर मोटिवेशन है, इनर पीस है, स्टिलनेस ऑफ माइंड है, वो आपको जिंदगी भर हेल्प करने वाली है। या आप स्टूडेंट हो, या आप कुछ और हो, या कुछ भी हो, एक समय बाद आप कुछ भी हो, आप किसी भी कंपनी के बड़े से बड़े आदमी बन सकते हैं, तो आप कुछ भी हो, लेकिन मोटिवेशन 4 मिनट का काम नहीं आने वाला, आपकी रगों में होना चाहिए, आपके खून में होना चाहिए, वो मोटिवेशन काम आता है। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने सर, अब इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन बाबा लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आज से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड अगर मैंने डिस्कस कर दिया आप लोग खो जाएंगे आज के लेक्चर में। देखिए सेकंड में आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा पहले, तब मैं सेकंड की प्रूविंग भी कराऊंगा, तो आपको चीजों को समझना है सिस्टमैटिक वे में। आज हम बता रहा हूँ, अब इसकी डेफिनेशन में पहले जाते हैं, फिर उसको पूरा समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट remains at rest, यहाँ पर will लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट will remain, यहाँ पर भी लिखिए वरना इसका सेंस गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट will remain at rest, state of rest लिखिए। An object will remain at state of rest or uniform motion मैं बोलता जा रहा हूं,
अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, राइटिंग नहीं समझ में आ रही, राइटिंग इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ और यूनिफॉर्म मोशन एट अ स्ट्रेट लाइन, एट अ स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इसका मतलब समझेंगे, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। बस मैं तो इतने ही लिख रहा हूं, बुक में आपको थोड़ी बड़ी मिल सकती है, लेकिन इतनी डिफिनेशन अपनी सफिशिएंट है। ये कहना चाहती है अपने आप में, ये डिफिनेशन एक बहुत बड़ी है। ये कहना चाहती है जो ऑब्जेक्ट है वो रिमेन एट रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस मार्कर को मैं रखे हुए हूँ, ये मार्कर रखा हुआ रहना चाहेगा जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी। वही बात कह रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन ये चल रहा है तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अगर मुड़ना भी हुआ इसको ऐसे तो उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, आपको स्पीड कम करनी पड़ती है अपनी गाड़ी की जाकर एट अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसमें कोई आप बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो चीज चलती ही रहेगी। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, आपकी जो ब्रेक फेल हो गई, आपका जो एक्सीलेटर है आपने 40 आपकी 30 में स्पीड चल रही है, लेकिन वो कैसे कम होगी? कैसे कम होगी? देखिए जब हम लोग रोड का फ्रिक्शन बढ़ा देंगे आगे, क्योंकि वहां पर दूसरी फोर्स लग रही है ना। अगर आप स्लिपी वे में गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी इनर्शिया को भी जानते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। अब पूछेंगे भैया क्या नाम है? इनर्शिया एक पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। कैसा पार्ट? देखिए अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू remain at rest or uniform speed is called, क्या हो गया? इनर्शिया। सबको नजर आ रहा होगा, ये इनर्शिया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इनर्शिया होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, वो स्टेट पे उसी स्टेट पर बना रहेगा, और अगर मोशन में है बना रहेगा, वो इनर्शिया होती है प्रॉपर्टी। जैसे कि आप सोचे हैं जब आप बस से ट्रैवल करते हैं, जब आप देखिए जब आप चल रहे होते हैं ठीक है, अचानक जो ड्राइवर ब्रेक लगा रहा होता है तो आप आगे की तरफ झटका लेते हैं ड्यू टू इनर्शिया। कैसे? क्योंकि इनर्शिया की वजह से आपको आदत हो गई है, आपको लत पड़ गई है चलने की। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, यहीं पे वहां लिखा है मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसलिए हम लोग गए। अगर ना लगाता तो हम लोग चलते रहते। यही होता है जब आप गाड़ी में सीट बेल्ट बांधते हैं, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं आगे की तरफ जाते हैं, कि आपकी चलने की एबिलिटी हो गई, आप चलने की आदत हो गई, आपकी लत पड़ गई है चलने की। तो वही बातें हैं, समझिए। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया डिपेंड किससे करता है? अब इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर? इनर्शिया डिपेंड करता है मास मतलब क्या? जैसे कोई एक बॉडी है, देखिए एक रबड़ बॉल को लेते हैं, एक रबर मतलब कि एक प्लास्टिक बॉल को लेते हैं, एक लेदर बॉल को लेते हैं। एग्जांपल सही है। देखिए प्लास्टिक बॉल का जो इनर्शिया होगा वो कम होगा, प्लास्टिक बॉल का जो इनर्शिया होगा वो कम होगा, और जो हमारी टेनिस बॉल या रबड़ बॉल का होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सोचिए, आपको मन से सोचिए, प्लास्टिक बॉल को फेंकने के लिए मुझे कम दम लगेगी
और उस वाली बॉल को फेंकने के लिए, उस वाली बॉल को पोजीशन में लाने के लिए, इस यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए मुझे ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी ड्यू टू इनर्शिया। इसलिए जो इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब हमारा बाकी रह गया क्या क्या, अब हमारा बाकी रह गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड हमारा उसकी डेरिवेशन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और हमारा मोमेंटम रह गया। मोमेंटम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसी पढ़ेंगे। तो देखिए ज्यादा लेक्चर नहीं ले लेंगे, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया। तो अगले लेक्चर में इसको हम लोग मोमेंटम और इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में जो बचेगा उसको कंप्लीट करके फोर्थ अगर लेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे आपको, वो करिएगा सर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आज के लेक्चर में आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, और मैंने जो कमेंट वाली बात बोली उसको नोट डाउन करें कि अगर नॉन सेंसेशनल कमेंट करते हो तो मैं डिलीट करूंगा, लेकिन आप कोई गलती बताते हैं मुझे इसमें तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। कोई गलती बताइए मुझे इसमें, गलती बताइए, हो सकती है ध्यान ना दिया हो सकती है, पर आप बताइए तो। आप नॉन सेंसेशनल कमेंट मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।